वेलकम टू शेब हसन वर्ल्ड। अमेरिका ने ईरान की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए उन तमाम कंट्रीज को 25% टैरिफ की धमकी दी है जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका उन तमाम ममालिक पर 25% टैरिफ लगाएगा जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन कौन से ममालिक हैं जो इस अमेरिकन टैरिफ का शिकार बन सकते हैं और पाकिस्तान इस लिस्ट में कहाँ है। देखें, जब अमेरिका ने किसी मुल्क पर हमला होता है तो सबसे पहले वो उसकी मईशत को तबाह करता है सैंक्शंस और टैरिफ लगाकर, फिर फौजी कार्रवाई करता है ताकि आसान हो। अब कौन कौन से मुल्क हैं जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं, आइए देखते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम चाइना का आता है। चाइना ईरान के साथ सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और ईरान से बड़ी मिकदार में ऑयल इंपोर्ट करता है। चाइना के साथ ईरान का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, जहां ईरान ने तकरीबन $22 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया और $18.2 बिलियन का इंपोर्ट किया। इसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात का नंबर आता है, जहां ईरान का एक्सपोर्ट लगभग $18.6 बिलियन है और इंपोर्ट करीब $9.6 बिलियन है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है इंडिया का। इंडिया ने ईरान में पोर्ट बनाया हुआ है, ऑयल भी लेता है और वहां इन्वेस्टमेंट भी करता है। इंडिया के साथ ईरान का ट्रेड भी काफी अहम है, जिसमें ईरान ने तकरीबन $13.1 बिलियन का एक्सपोर्ट और $5.4 बिलियन का इंपोर्ट किया। रशिया को कैसे भूल सकते हैं, जो ईरान से ऑयल के साथ मिसाइल और डिफेंस रिलेटेड चीजें भी इंपोर्ट करता है। तुर्की के लिए ईरान का एक्सपोर्ट तकरीबन $9.8 बिलियन है, जबकि इंपोर्ट लगभग $4.3 बिलियन के करीब है। इराक को ईरान का एक्सपोर्ट अराउंड $8.2 बिलियन है, लेकिन ईरान का इराक से इंपोर्ट भी टॉप कंट्रीज में शामिल नहीं होता। इसके अलावा जर्मनी, रशिया, इटली, साउथ कोरिया और ब्राजील जैसे मुल्कों से ईरान का इंपोर्ट मिलियन से लेकर बिलियन डॉलर तक जाता है, जो ज्यादातर मशीनरी, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सामान पर मुश्तमिल होता है। 2024-25 के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान टोटल ट्रेड तकरीबन $3.13 बिलियन तक पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान महफूज रह सकता है क्योंकि ईरान ट्रेड में सरप्लस है। पाकिस्तान से हम बेचते कम हैं, खरीदते ज्यादा हैं। अमेरिका ने इस 25% टैरिफ के बॉम्ब के जरिए ईरान पर अपना पहला वॉर कर दिया है। ये अटैक ईरान की पहले से गिरती हुई इकोनॉमी को और ज्यादा दबाव में ले आएगा और इसी इकोनॉमी वॉर से ईरान पर पहला अटैक किया गया है। इसके बाद अब ट्रंप के सामने प्लान रखा गया है कि यूएस आर्मी किस तरह ईरान पर अटैक करेगी, और उससे पहले ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें बताया है कि यूएस मदद आ रही है। क्या लिखा है, आइए देखते हैं। ईरानियन पैट्रियट्स की प्रोटेस्टिंग टेक ओवर यूर इंस्टीट्यूशंस। ट्रंप ईरानियन अवाम को कह रहा है कि प्रोटेस्ट जारी रखो और अपने इदारों पर कब्जा कर लो, हमला कर दो, यानी हुकूमती निजाम के खिलाफ उठ खड़े हो और पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। अच्छा, इसमें इशारा इस तरफ भी है कि सिक्योरिटी इदारों पर कब्जा करके कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, ताकि जब बाद में यूएस मिलिट्री ऑपरेशन करे उसे कोई मुजाहमत ना हो। अच्छा, ट्रंप की चाल को समझो। वो पेट्रियट्स वर्ड का इस्तेमाल उन लोगों पर कर रहा है जो पुरतशद्दद एहतजाज कर रहे हैं और मुल्क में आग लगा रहे हैं। मतलब ट्रंप साहब की नजर में वो लोग मुहब्बे वतन हैं जो तोड़ फोड़ और आग लगा रहे हैं। इसके बाद ट्रंप कहता है कि सेव द नेम्स ऑफ किलर एंड अब्यूजर्स, दे विल पे अ बिग प्राइस। इस जुमले का मतलब है कि जो लोग लोगों पर जुल्म कर रहे हैं उनके नाम याद रखो, रिकॉर्ड करो, वीडियो बनाओ, ताकि बाद में उनसे हिसाब लिया जा सके। मतलब उनका ट्रायल यूएस कोर्ट्स में होगा, जैसे मदरू का हो रहा है। ट्रंप कह रहा है कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं उन्हें मुस्तकबिल में सख्त सजा या नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद ट्रंप लिखता है, आई हैव कैंसल्ड ऑल मीटिंग्स विद ईरानियन ऑफिशियल्स अंटिल द सेंसलेस किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉप्स। ट्रंप कह रहा है कि उसने ईरान के हुकूमती अफराद के साथ तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं और जब तक प्रोटेस्टर्स का कत्ल बंद नहीं होता कोई बातचीत नहीं होगी। क्योंकि ये खबर भी ट्रंप की तरफ से आ रही है कि ईरानियन ऑफिशियल ट्रंप से मुज़ाकरात कर रहे हैं। नहीं, मतलब महंगाई के खिलाफ एहतजाज ईरान में हो रहा है और मुज़ाकरात ट्रंप के साथ हैं। हद है वैसे। इस बात से तो यही लग रहा है कि ये एहतजाज अमेरिका करवा रहा है और ट्रंप ने इस बात को खुद एक्सेप्ट कर लिया है। हेल्प इज ऑन इट्स वे। अच्छा, ये बात यहाँ समझने वाली है। इसका मतलब है कि ट्रंप इशारा दे रहा है कि मदद आ रही है, चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट हो, सैंक्शन हो या किसी और किस्म का प्रेशर। लेकिन यहाँ मदद से मुराद फौजी अटैक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रंप का प्लान क्या है, ईरान पर कैसे अटैक करना है, किस तरह कब्जा करना है, ईरान पर डायरेक्ट मिसाइल बरसाने हैं या वेनेजुएला की तरह प्रेसिडेंट को किडनैप करना है। और इस ट्वीट का सबसे अहम बात, मीगा, ये ट्रंप का अपना पॉलिटिकल स्लोगन है। ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन से पहले मेगा का नारा लगाता आया है और कहता आया कि मैं अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाऊंगा। मीगा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये चूरन जो ट्रंप ने अमेरिका में बेचा और कामयाबी हासिल की, अब सेम यही चूरन ईरानियन को बेचा जा रहा है मीगा का नारा बना के, जिसका मतलब है मेक ईरान ग्रेट अगेन। मतलब अब जहां ईरान में इस्लामी इनकलाब है उसे हटाकर लिबरल इनकलाब लाया जाएगा, फिर से हाफ कपड़े पहने जाएंगे। अब यूएस ईरान पे अटैक कैसे कर सकता है और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है ट्रंप के सामने, यूएस आर्मी ने कौन सा प्लान रखा है, आइए उसे समझते हैं।
اور آج امریکی فوج ٹرمپ کو اس حوالے سے بریف کرے گی کہ امریکہ کن آپشن پر غور کر سکتا ہے اور کن ریزنز پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ وینزویلا میں کارروائی کرنے کے بعد ٹرمپ کا جوش اور کانفیڈنس ویسے ہی آسمانوں کو چھو رہا ہے، لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے، نہ ہی ایران کے اندر دارالحکومت تہران سمندر کے بالکل کنارے موجود ہے کہ امریکہ صرف 2 گھنٹے کا آپریشن کرے اور ایران کے سپریم لیڈر کو اٹھا کر امریکہ لے جائے۔ ایران ایک بہت بڑا پیچیدہ اسٹریٹجیکلی اسٹرانگ ملک ہے جہاں ڈائریکٹ ملٹری ایکشن سیریس نتائج نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلا آپشن جو امریکہ کے پاس ہو سکتا ہے وہ خفیہ طریقے ہیں، انہیں انگلش میں کوورٹ آپریشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھلی جنگ کا اعلان کیے بغیر چھپ کر کارروائی کی جائے۔ مثال کے طور پر سائبر اٹیکس کے ذریعے ایران کے ملٹری کمانڈ سٹرکچر، کمیونیکیشن سسٹم اور ڈیسیژن میکنگ نیٹ ورک کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ایران کی آپریشنل کیپیبلٹی کو کمزور کیا جا سکے، سیم اسی طرح جیسے اسرائیل نے کیا تھا۔ دوسرا، ٹرمپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہے کہ ہسٹری میں ایسی کارروائیاں ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی۔ 1980 میں امریکی صدر جمی کارٹر کے حکم پر امریکی فوج کو ایران کے مشرقی صحرا میں ایک ریسکیو آپریشن کے لیے اتارا گیا تھا، لیکن اس آپریشن کے دوران حالت اتنی خراب ہو گئی کہ امریکہ کا ایک طیارہ اور ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا، جبکہ 8 امریکی فوجی بھی مارے گئے۔ یہ آپریشن بری طرح فیل ہوا اور امریکہ کو انٹرنیشنل لیول پر شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اسی لیے وینزویلا میں جیت پانے کے نشے میں اگر ٹرمپ ایران کے اندر اسی قسم کا کوئی بلنڈر کر دیتا ہے تو یہ ان کی صدارت کا آخری اور سب سے زیادہ نقصان دہ سال ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران کے خلاف ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، کیونکہ یہاں ایک غلطی پورے مڈل ایسٹ کو ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ سیدھا ایران کے اوپر فل سکیل حملہ کر دے گا تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے سیاسی، فوجی اور معاشی نتائج بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پلان ٹرمپ کے سامنے پروپوز کیا گیا ہے کہ یو ایس ڈائریکٹ میزائل اٹیک کرے۔ یو ایس سب مرین ایران سے دور عربین سی میں رہتی ہوئی لانگ رینج ٹوماہاک کروز میزائل فائر کریں گی۔ ٹوماہاک یو ایس کی ڈیڈلی کروز میزائل ہے اور یہ اسٹیلتھ بھی ہے، لیکن یہاں ایک پرابلم ہے، اگر یو ایس ایسے ڈائریکٹ میزائل اٹیک کر دیتا ہے تو اس سے ایران میں احتجاج گورنمنٹ کے اگینسٹ ہو رہے ہیں وہ اینٹی یو ایس بن جائیں گے اور ایرانین اپنی ہی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ پرابلم بھی یو ایس کے سامنے ہے اور ٹرمپ اس پرابلم سے بخوبی واقف ہے۔ اسی لیے اب آپ ٹرمپ کے اس ٹویٹ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میگا کا نعرہ لگا کر ایرانین عوام سے ان کے تمام سیکیورٹی اداروں پہ کنٹرول بنایا جائے، پھر وینزویلا کی طرح کا خفیہ آپریشن کر کے سپریم لیڈر کو پکڑا جائے، تو سچویشن بہت انٹینس ہونے والی ہے۔ آنے والے 1-2 منتھ بہت اہم ہونے والے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔